काम की जगह पर बातचीत के बारे में सोचना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक धुंध में भटक रहे हैं, है ना? एक मीटिंग शुरू होती है और 10 मिनट बाद भी किसी को पता नहीं होता कि असल मुद्दा क्या है, हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। बिल्कुल। या फिर वो एक लंबा चौड़ा ईमेल आता है जिसे पढ़कर लगता है कि इसका सार तो बस एक लाइन में कहा जा सकता था। हाँ, और ये धुंध हमारा कितना समय और मतलब एनर्जी खा जाती है। सही बात है। और ये सिर्फ झुंझलाहट की बात नहीं है, इसका करियर पर सीधा असर पड़ता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि खराब कम्युनिकेशन उन मुख्य वजहों में से एक है अच्छा। जिनकी वजह से लोगों को प्रमोशन, खासकर लीडरशिप भूमिकाओं में नहीं मिल पाता। अरे। सोचिए, हमारे काम का आधे से ज्यादा समय तो बातचीत में ही बीतता है। मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स। तो हम अपनी बातें कैसे रखते हैं, ये हमारी पेशेवर छवि को बनाता या बिगाड़ता है। तो आज की हमारी गहन चर्चा इसी धुंध को साफ करने पर केंद्रित है। हमारे पास क्रिस फिनिंग की किताब द फर्स्ट मिनट का सारांश है और हमारा मिशन है उन प्रैक्टिकल तरीकों को निकालना जिनसे काम की जगह पर हमारी बातचीत छोटी, ज्यादा स्पष्ट और असरदार हो सके। चलिए इस धुंध को हटाने का पहला कदम उठाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है बातचीत के ठीक पहले मिनट से। हाँ, तो यह पहला मिनट आखिर है क्या? किताब के अनुसार ये सिर्फ नमस्ते या हालचाल पूछना नहीं है। नहीं। ये वो पल है जब अभिवादन के बाद असल काम की बातचीत शुरू होती है। वो जो निजी बातचीत से पेशेवर बातचीत में जाने का पल है। और अक्सर हम इसी मोड़ पर रास्ता भटक जाते हैं। और ये मोड़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये खराब पहली धारणा को बदलने के लिए 8 सकारात्मक बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। 8 ये दिखाता है कि हर बातचीत और खासकर उसकी शुरुआत कितनी मायने रखती है। अगर आपने पहले मिनट में ही अपने सुनने वाले को कंफ्यूज कर दिया, तो आप एक तरह से उस बातचीत की लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। 8 बातचीत, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि पहले मिनट में महारत हासिल करना न केवल हमारे मौजूदा सहकर्मियों के साथ हमारी छवि सुधार सकता है, बिल्कुल, बल्कि करियर में आगे नए लोगों के साथ, नए क्लाइंट्स के साथ भी मदद करता है। तो सवाल ये है कि हम अक्सर इसे गलत क्यों करते हैं और ज्यादा जरूरी इसे सही कैसे करें? किताब में इसका क्या तरीका बताया गया है? किताब एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक पेश करती है जिसे फ्रेमिंग कहा जाता है। फ्रेमिंग। हाँ। लेखक एक निजी अनुभव साझा करते हैं। जब वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे, एक जरूरी मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन 10 मिनट तक किसी को समझ ही नहीं आया कि बात क्या हो रही है। और अंत में मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। मैं पूरी तरह से इससे जुड़ सकता हूं। हम सब ऐसी मीटिंग्स में रहे हैं जहां एजेंडा ही गायब लगता है। लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कोई एक कॉमन ग्राउंड नहीं होता। सही कहा। तो ये फ्रेमिंग इस समस्या को कैसे हल करती है? फ्रेमिंग देखिए बातचीत के लिए एक साफ ढांचा या एक नक्शा बनाने जैसा है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं जिन्हें आपको 15 सेकंड के भीतर 15 सेकंड? हाँ, बस 15 सेकंड के भीतर 3 वाक्यों में बता देना चाहिए। अच्छा, क्या है वो? ये 3 घटक हैं। पहला, संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट, मतलब बातचीत किस विषय पर है, हम यहाँ क्यों हैं। ठीक है। दूसरा, इरादा यानी इंटेंट, सुनने वाले से क्या उम्मीद की जा रही है, क्या उन्हें सिर्फ सुनना है, कोई फैसला लेना है या कुछ और करना है। और तीसरा, मुख्य संदेश यानी की मैसेज, सबसे जरूरी बात को शुरुआत में ही कह देना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बॉटम लाइन अप फ्रंट। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे अपने मैनेजर से एक प्रोजेक्ट के बजट के बारे में बात करनी है, तो मैं इसे कैसे फ्रेम करूंगा? बिल्कुल, एक खराब शुरुआत होगी। क्या आपके पास प्रोजेक्ट एक्स के बारे में बात करने के लिए 1 मिनट है? हाँ, जो हम सब करते हैं। है ना? ये बहुत अस्पष्ट है। मैनेजर सोचेगा, प्रोजेक्ट एक्स के बारे में क्या? क्या कोई समस्या है? क्या तुम्हें मदद चाहिए? उनका दिमाग 10 अलग-अलग दिशाओं में दौड़ने लगेगा। सही है, और फिर बातचीत पटरी से उतर जाएगी। अब फ्रेमिंग का उपयोग करके देखते हैं। आप कह सकते हैं, संदर्भ, मुझे प्रोजेक्ट एक्स के बजट के बारे में बात करनी है। ओके। इरादा, मुझे नए सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए आपकी मंजूरी चाहिए। मुख्य संदेश, यह हमारे बजट से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इससे टीम की प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाएगी। वाव। देखिए, 15 सेकंड के अंदर आपके मैनेजर को ठीक-ठीक पता है कि बात क्या है, आप उनसे क्या चाहते हैं और सबसे जरूरी जानकारी क्या है। अब वो उस धुंध में नहीं है, बल्कि एक साफ रास्ते पर आपके साथ है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये उन आम गलतियों से बचाता है जो हम अक्सर करते हैं,
जैसे बिना संदर्भ के बात शुरू करना या मुद्दे पर धीरे धीरे आना। बिल्कुल, या एक साथ कई विषयों को मिला देना। हाँ। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या ये बहुत ज्यादा रोबोटिक या बनावटी नहीं लगेगा? अगर ऑफिस में हर कोई इसी तरह बात करने लगे तो क्या माहौल बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी और मतलब जायज सवाल है, और स्रोत में इस पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी दिया गया है। अच्छा। हाँ, आलोचना ये है कि ये तकनीक भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, और सहानुभूति, एम्पैथी जैसे पहलुओं को नजरअंदाज कर सकती है। हर बातचीत को एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता। फ्रेमिंग एक टूल है, कोई सुनहरा नियम नहीं जिसे हर जगह हर बातचीत में लागू किया जाए। तो आप कह रही कि हमें ये देखना होगा कि इसे कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं। बिल्कुल। सोचिए, अगर आपका कोई सहकर्मी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से परेशान है तो आप उसके पास जाकर ये नहीं कहेंगे। हाँ। संदर्भ, मैं तुम्हारे उदास चेहरे के बारे में बात करना चाहता हूँ। इरादा, मैं तुम्हें बेहतर महसूस कराना चाहता हूँ। मुख्य संदेश, काम पर ध्यान दो। हाँ, ऐसा करने पर शायद मुझे एचआर से कॉल आ जाएगा। सही बात है। उन स्थितियों में सहानुभूति और सुनना ज्यादा जरूरी है। फ्रेमिंग का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब बातचीत का लक्ष्य स्पष्ट हो, जैसे किसी निर्णय पर पहुंचना या अपडेट देना, हाँ, या कोई अनुरोध करना। यह उन स्वाभाविक अनौपचारिक आदान प्रदान को सीमित कर सकता है जिनसे गहरी समझ और रचनात्मक विचार पैदा होते हैं। इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। कहने का मतलब है, ये एक हथौड़ा है और हर चीज कील नहीं होती। ये एक बहुत बेहतरीन बात है। तो फ्रेमिंग बातचीत शुरू करने की धुंध को तो साफ कर देती है, लेकिन अगर मुद्दा ही बहुत उलझा हुआ और जटिल हो तो क्या करें? सिर्फ फ्रेमिंग से तो काम नहीं चलेगा। तब तो हमें बातचीत के कंटेंट को भी व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं पर किताब का अगला आइडिया काम आता है, जिसे संरचित सारांश या स्ट्रक्चर्ड समरीज कहा जाता है। संरचित सारांश? हाँ, या जीपीएस मेथड। ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो बहुत ज्यादा विवरण में खो जाते हैं। जीपीएस जैसे नेविगेशन वाला जीपीएस? हाँ, आप इसे बातचीत का नेविगेशन सिस्टम समझ सकते हैं। ये आपको भटकने से रोकता है। दिलचस्प है। जीपीएस का मतलब है जी, गोल यानी लक्ष्य, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। पी, प्रॉब्लम यानी समस्या, लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या बाधा आ रही है। और एस, सॉल्यूशन यानी समाधान, समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई क्या है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई टीम मेंबर है जो हमेशा कहानी की शुरुआत से शुरू करता है। हाँ, होता है ऐसा। वो किसी समस्या के बारे में बताने से पहले उसका पूरा इतिहास बताएगा, और जब तक वो मुद्दे पर आएगा सुनने वाले का ध्यान ही भटक चुका होगा। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि वही टीम मेंबर जीपीएस का उपयोग करता है। वो ये कहने के बजाय कि आपको याद है 3 महीने पहले हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, फिर क्लाइंट ने अपनी ज़रूरतें बदल दी, फिर डेवलपर बीमार पड़ गया। हाँ, वो सीधे कहेगा, लक्ष्य, हमारा लक्ष्य इस महीने के अंत तक ऐप लॉन्च करना है। ओके, सीधा पॉइंट पर। समस्या ये है कि टेस्टिंग के दौरान पेमेंट गेटवे 50% बार फेल हो रहा है। मेरा समाधान ये है कि हम लॉन्च के लिए अपने बैकअप प्रोवाइडर पर स्विच करें, जिसमें टेक टीम को 4 घंटे लगेंगे, और फिर हम मुख्य गेटवे की समस्या को ठीक करते रहेंगे। वाह, ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना? पहली बातचीत अतीत में फंसी हुई है और सिर्फ समस्या पर केंद्रित है, जबकि दूसरी बातचीत भविष्य की ओर और समाधान पर केंद्रित है। सही। इसने तुरंत पूरी बातचीत का फोकस बदल दिया। ये बहुत शक्तिशाली है। और ये सुनने वाले के लिए बहुत सम्मानजनक भी है। आप उनका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप सीधे उन्हें वो जानकारी दे रहे हैं जिसकी उन्हें निर्णय लेने के लिए जरूरत है। ये मेथड आपको अनावश्यक डिटेल्स में भटकने से रोकता है और बातचीत को सीधे मुद्दे पर लाता है। ठीक है, तो हमने बातचीत को फ्रेम कर लिया, जीपीएस से अपना सारांश भी तैयार कर लिया, हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, क्या वो सुनने के लिए तैयार है? क्या उसके पास समय है? यहीं पर वो क्लासिक लाइन आती है, क्या आपके पास 1 मिनट है? जो काम की दुनिया का शायद सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल। 1 मिनट का मतलब कभी भी 1 मिनट नहीं होता। ये सवाल अक्सर एक जाल होता है, क्योंकि बातचीत लगभग हमेशा 1 मिनट से ज्यादा चलती है। जब आप कहते हैं 1 मिनट और फिर 10 मिनट तक बात करते हैं, तो ये सामने वाले के समय का अनादर है। मुझे याद है एक बार मेरे बॉस ने कहा था 1 मिनट है, और उसके 45 मिनट बाद मैं उनके ऑफिस से निकला और अपनी एक जरूरी डेडलाइन भूल चुका था। अरे बाप रे। इससे सुनने वाले को निराशा होती है और वे आपकी बात पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पाते,
क्योंकि उनके दिमाग में अपनी अगली मीटिंग या काम चल रहा होता है। बिल्कुल। और ये एक और समस्या को जन्म देता है, जैसे लेखक फंसी हुई बातचीत या ट्रैप्ड कॉन्वर्सेशंस कहते हैं। अच्छा। हम सब उस स्थिति में रहे हैं ना, कोई आपसे बात कर रहा है और आप बस सिर हिला रहे हैं जबकि आपका दिमाग कहीं और है। आप जानते हैं कि आप उनकी मदद नहीं कर सकते या आपके पास अभी समय नहीं है, लेकिन आप उन्हें बीच में टोकना असभ्य समझते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये दोनों लोगों के लिए समय की बर्बादी है। तो इस जाल से और इन फंसी हुई बातचीत से बचने का क्या तरीका है? किताब एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी 2 चरणीय समाधान देती है। क्या है वो? पहला, बातचीत के लिए यथार्थवादी समय मांगे। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट लगेंगे तो कहें, क्या आपके पास 5 मिनट हैं? ये ईमानदारी और सम्मान दिखाता है। ठीक है। और दूसरा, फ्रेमिंग का उपयोग करके जल्दी से मुद्दे पर आएं, ताकि जब आप 5 मिनट मांगे तो आप सच में 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर सकें। ये तो समझ में आता है, लेकिन इससे वो फंसी हुई बातचीत वाली समस्या कैसे हल होगी? हो सकता है सामने वाले के पास 5 मिनट भी ना हो, लेकिन वो मना ना कर पाए। यहीं पर इसका दूसरा हिस्सा आता है, जिसे वैलिडेशन चेक पॉइंट कहते हैं। वैलिडेशन चेक पॉइंट। हाँ, अपनी बात फ्रेम करने के बाद आप एक सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछते हैं, क्या अभी इस पर बात करने का सही समय है? क्या अभी सही समय है? ये छोटा सा सवाल इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्योंकि ये नियंत्रण सुनने वाले के हाथ में दे देता है, या उन्हें विनम्रता से बाहर निकलने का एक आसान रास्ता देता है। अच्छा। हो सकता है वे कहें, हाँ बिल्कुल, या अभी नहीं, 10 मिनट बाद बात कर सकते हैं, या फिर इस बारे में बात करने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, आपको मार्केटिंग टीम में प्रिया से बात करनी चाहिए। तो ये उन्हें बिना असभ्य महसूस किए बातचीत को निर्देशित करने का अधिकार देता है। बिल्कुल। और ये पूछकर आप कमजोर या कम कॉन्फिडेंट नहीं लगते। कुछ लोगों को लग सकता है कि सीधे अपनी बात शुरू कर देनी चाहिए। इसके विपरीत ये आत्मविश्वास और सम्मान दिखाता है। आप ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि आपका मुद्दा सामने वाले के काम से ज्यादा जरूरी है। सही बात है। आप उन्हें विकल्प दे रहे हैं। ये एक स्वस्थ और सम्मानजनक कामकाजी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। ये फंसी हुई बातचीत को होने से पहले ही रोक देता है और ये सुनिश्चित करता है कि जब बातचीत हो तो दोनों पक्ष पूरी तरह से मौजूद और केंद्रित हों। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन की धुंध को साफ करने के लिए हमारे पास 3 मुख्य उपकरण हैं। हाँ बिल्कुल। पहला है फ्रेमिंग। 15 सेकंड में संदर्भ, इरादा और मुख्य संदेश बताकर बातचीत के लिए एक स्पष्ट नक्शा बनाना। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई एक ही पेज पर हो। ठीक है। दूसरा है जटिल विषयों के लिए जीपीएस मेथड। सही। लक्ष्य, समस्या और समाधान के ढांचे का उपयोग करके अपनी बात को संक्षिप्त और समाधान केंद्रित रखना। ये हमें अतीत के कहानियों में उलझने से बचाता है। और तीसरा है दूसरों के समय का सम्मान करना। एक यथार्थवादी समय मांगना और फिर एक वैलिडेशन चेक पॉइंट का उपयोग करके ये पुष्टि करना कि क्या अभी बात करने का सही समय है। ये हमें फंसी हुई बातचीत के जाल से बचाता है। इसका मूल दर्शन स्पष्टता, समय के प्रति सम्मान और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना लगता है। सही कहा। ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें सीखा और अभ्यास किया जा सकता है, जिससे काम की जगह पर हमारी प्रभावशीलता बढ़ सकती है। यह केवल बात करने के बारे में नहीं है, बल्कि परिणाम हासिल करने के बारे में है। बिल्कुल। ये हमारी बातचीत को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रहे हैं जिस पर सोचा जा सकता है। ये सारांश और ये तकनीकें बातचीत को शुरू करने और उसे संरक्षित करने पर बहुत जोर देती हैं। लेकिन क्या इस दक्षता की खोज में हम कुछ खो भी रहे हैं? मतलब? क्या हर बातचीत को इतना संरचित करने से उन अप्रत्याशित रचनात्मक विचारों का रास्ता बंद हो सकता है जो अक्सर थोड़ी अव्यवस्थित और खुली बातचीत से निकलते हैं? क्या स्पष्टता और रचनात्मकता के बीच कोई ट्रेड ऑफ है, और अगर है तो सही संतुलन कैसे पाया जाए?